नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गरम है। जी हाँ, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले बता दें कि देखिए, आज का चर्चा गरम हम फोन पर ही कर रहे हैं, क्योंकि बाबा की थोड़ी तबीयत खराब हो चुकी है। इस वजह से हम लोग ये कार्यक्रम जो है वो फोन पर ही कर रहे हैं, लेकिन फोन पर भी हम तमाम जानकारियों के साथ बैठे हैं। और देखिए, पूरा जो बजट का कार्यक्रम कल दिन भर चला और दिन भर बजट पर प्रतिक्रियाएं आई, जो कि पहले से तय रहते हैं। देखिए, बजट केंद्र सरकार जो है वो पेश करती है, और सत्ता किसी की भी रहे, बजट जो है, केंद्र की सत्ता जब बजट पेश करती है, तो जो प्रवक्ता होते हैं सत्ता पक्ष के, वो सरकार की बड़ाई करते हैं और विपक्ष के प्रवक्ता उसकी बुराई करते हैं। अब वास्तविक रूप से इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे बजट में बिहार को क्या मिला, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। देखिए, एक आंकड़े के मुताबिक कहा जा रहा है कि मोदी सरकार बिहार को अगले एक साल में 1.43 लाख करोड़ रुपए देगी। केंद्र सरकार जो टैक्स आम लोगों से वसूलती है, उसका एक हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। इसी के तहत सेंट्रल टैक्स से बिहार को इस साल यानी 25-26 में 1.43 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कुल केंद्रीय करों का 10% है। यानी बिहार को हर महीने 11,923 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब यह फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से अलग होता है, यानी राज्य सरकार अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक इस फंड का इस्तेमाल कर सकती है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा 10% हिस्सेदारी बिहार को दी गई है। यूपी को 17% हिस्सा मिलेगा, जो 2.55 लाख करोड़ है। बीते साल के बारे में अगर बताते चले आपको, तो 24-25 में बिहार को 1.29 लाख करोड़ रुपए मिले थे, यानी हर माह 10,786 करोड़ रुपए। इस बार 14,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। अब इस पूरे बजट पर बिहार को क्या मिला? कई लोग बिहार को जो बजट मिला है उसको फिसड्डी बता रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बिहार पर ही केंद्रित था, क्योंकि निर्मला सीतारमण बिहार की मिथिला की साड़ी पहनकर आई थी। हमारे साथ बाबा हैं, बाबा से जुड़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बिहार को क्या कुछ मिला। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सागर। आप बात बजट की कर रहे थे। रोज तो हम पॉलिटिकल चर्चा करते हैं, जी लेकिन इस बजट में भी पॉलिटिकल चर्चा से हम दूर नहीं हो पा रहे हैं। जी इसका कारण है कि हम पहले एक खंड आपको बताते हैं, जिस खंड जी में जी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब कल बजट पेश कर रही थी, जी तो आम बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। वहीं जी बिहार को भी बजट से खास उम्मीद थी। बता दें कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को 32 पेज का एक मांग पत्र भेजा था, जी। जिसमें अपनी डिमांड और 1.5 लाख करोड़ हम्म रुपए का बजट मांगा था। इन हम्म। सारी बातों को लेकर के चर्चा भी हुई थी, बातचीत भी हुई थी, और ये कहा जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार है, तो जो डिमांड किया गया है वो लगभग मिल जाएगा। जी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे 32 पृष्ठों में इस पत्र में बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्वी राज्य के लिए केंद्रीय फंड में 1.5 लाख करोड़ रुपए देने की मांग की थी। इस जी फंड के में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए 13,000 करोड़ का फंड मांगा गया था। इन सभी बातों को लेकर के चर्चाएं लगातार चल रही थी, और अतिरिक्त कर्ज के लिए जी राज्य की उधारी बढ़ाने का भी अनुरोध। इसके अलावा चौधरी ने केंद्र से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी के 1% के बराबर अतिरिक्त कर्ज के लिए राज्य की उधारी बढ़ाने का भी अनुरोध किया था। प्रत्येक राज्य के भीतर उद्योग तथा जोड़े गए सभी मूल्य का जी योग जब इसके बराबर होता है, यानी उसके प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत तक नहीं पहुंचता है, तो इस तरह की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ साथ और भी कई डिमांड थे। इंडो नेपाल डैम की बात की गई थी। साथ ही बिहार सरकार द्वारा मांग किया गया था कि 26 जिलों में, खासकर उत्तरी क्षेत्र में, एक मजबूत जल निकासी प्रणाली के साथ साथ सुचारू यातायात के लिए एक पुल और पुलिया का निर्माण हो। महानंदा, गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान और बूढ़ी गंडक जैसे प्रमुख नदियों की मौजूदगी के कारण उस क्षेत्र में बाढ़ आम बात हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 महीना बिहार बाढ़ से और 6 महीना सुखाड़ से प्रभावित रहता है। नेपाल सरकार की सहमति से एक उच्च बांध बनाने की योजना है। इसमें गंडक, कोसी और कमला जैसी नदियों को में हर साल आने वाली बाढ़ से
काफ़ी नुकसान होता है, जिसको लेकर के एक केंद्र सरकार के सामने अर्जी लगाई गई थी। भागलपुर में ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डे की बात की गई थी। बुनियादी ढाँचे के मामले में चुनावी राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे कॉरिडोर और नेपाल में पशुपतिनाथ को देवघर, झारखंड और बिहार के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए 250 किलोमीटर के ग्रीनफ़ील्ड रोड की भी कॉरिडोर बनाने की बात की गई थी। बिहार दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाना चाहता था और इसके लिए राजगीर और भागलपुर में भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इन सारी बातों को लेकर के पिछले साल केंद्र ने सड़क संपर्क परियोजना के विकास और बक्सर में गंगा पर एक अतिरिक्त 2 लेन का पुल बनाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए के समर्थन को घोषणा की थी। सीतारमन ने यह भी कहा था कि भागलपुर जिले में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2,400 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। साथ ही गत वर्ष बजट में बिहार को बार-बार होने वाली बाढ़ से बचाने के लिए बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटन करने की बात कही गई थी। अब ये तो आपने एक पक्ष सुन लिया, लेकिन इस बजट में सागर आप पूरे दिन बजट पर चर्चा कर रहे हैं, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। कई विषयों जी पर मैंने भी अपनी बात रखी है, कई लोगों से मेरी बात भी हुई है, जी पक्ष-विपक्ष के लोगों से, जी कई जी जी जानकार जो हैं बजट के जी जानकार हैं, उनसे मेरी बात हुई जी है। जी जी उन सबका कहना है कि देखिए, ये चूँकि बिहार का चुनावी साल है, हालाँकि इस चुनावी साल के बाद भी एक सबसे बड़ी बात है कि जो बजट का सेशन होता है, उसमें ध्यान दिया जाता है कि जिस राज्य में चुनाव हो, उस राज्य को कुछ विशेष दिया जाता है। जी 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 हालाँकि कोशिश तो केंद्र की सरकार ने किया है, लेकिन हम्म इस कोशिश में नीतीश कुमार नज़र नहीं आ रहे हैं। नीतीश हम्म कुमार इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा जो चर्चाएँ की गई थी, जिन बातों को रखा गया था, उनमें से बहुत सारी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की गई है। इसमें ख़ास करके आपको बताएँ कि बहुत सारी चीज़ें मिली भी हैं। जिसमें आपने आपसे चर्चा मेरी हो रही थी तो आपने बताया कि बिहार में मखाना बोर्ड का व्यवस्था किया जाएगा। मखाना के उत्पाद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के सुधार के लिए राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इन गतिविधियों में लगे लोगों को एफपीओ के संगठित किया जाएगा। बहुत सारी बातें इसमें आई है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता देने की बात की गई है। इसमें फूड पार्क की बात की गई है। ये सारी चीज़ें तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से एक रोज़गार सृजन के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। लेकिन इस पर कितना काम होगा सबसे बड़ी बात ये है। इसके साथ-साथ पूर्वोदय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी की उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। संस्थान पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इससे किसानों की उपज के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि होगी। युवाओं के लिए कौशल उद्यमिता और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये सभी बातें हम लगातार चर्चा में थे और चर्चा कर भी रहे थे। इसके बाद आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने की इसके विस्तार की भी बात की गई है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की गई है, लेकिन जो नीतीश कुमार ने डिमांड किया था वो पूर्ति नहीं हुई है। भागलपुर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे माफ़ कीजिएगा, दरभंगा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अनुरूप बनाने की बात की गई थी। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के कहीं न कहीं केंद्र की सरकार ने दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें साफ-साफ नज़र आ रहा है कि इसके पीछे कहीं न कहीं वो रणनीति नज़र आ रही है, जो रणनीति अ, 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। जी कोसी जी कोसी को लेकर के या कमला बलान को लेकर के, इन सारे नदियों को लेकर के जो प्लान बनाए गए हैं, जिसकी चर्चा आप अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। इसमें भी एक बात साफ नज़र आ रही है कि जी भैया बाढ़ बाढ़ नियंत्रण को लेकर के लगातार हम प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी हाँ ऐसा साल नहीं है, जिस साल आप देखिए कि हर माने साल बात होता हाँ, भैया अरबों-खरबों का नुकसान नहीं होता है, घर तबाह नहीं होते हैं। इस बार आपने देखा होगा कि जिस तरह से कटान हुआ, गाँव के गाँव गंगा में विलीन हो गए। तो ये सारी समस्याएँ, सारी परिस्थितियाँ कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार चाहते थे कि इन सभी चीज़ों पर केंद्र उनके साथ रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि इस 2014 के बाद शुरू किए गए 5 आईआईटी में 6,500 और छात्रों को शिक्षा की सुविधा के देने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा का विकास किया जाएगा। हम मान लेते हैं कि केंद्र की सरकार ने बहुत सारी जो डिमांड थी, उस डिमांड को पूरा किया है। लेकिन इस डिमांड में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जिसकी चर्चा हम लगातार राजनीतिकरण से कर रहे हैं। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के नीतीश कुमार पर हमला कर रहा है, हालाँकि आज तो कम है, लेकिन कल से जब देखिएगा आप कि विपक्ष जब इस पर समीक्षा कर लेगा,
तो देखिएगा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से इस पर घिरे हुए हैं। मैं आज ये बात कह रहा हूं सागर, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा, और भारत लाइव जी के दर्शक भी। जी बाबा। विपक्ष जो है अब नीतीश कुमार को इसी मुद्दे पर घेरेगा कि नीतीश हम्म कुमार की एक भी डिमांड, एक भी बात पूरी नहीं की गई है। नीतीश कुमार जो चाहते थे वो नहीं हुआ है। यानी हम्म भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार, हम्म हम्म, जिसमें आंकड़े आपने बता ही दिया, जी जी 1.43 लाख करोड़ का। तो हम्म, ये सारी चीजें जो है ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जी आने वाले समय में नीतीश कुमार को, जैसे ये कहा गया था कि हम निर्णय करेंगे चुनाव के बाद कि कौन बिहार को आगे लीड करेगा, हम्म ये बात इस बजट में भी कहीं ना कहीं नजर आती है। और हम्म, यहीं से आप समझिए कि देखना ये भी होगा कि नीतीश कुमार ने इस बजट पर क्या कहा है। जी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं हम्म इस बजट को लेकर के कितना आशान्वित हैं, ये देखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि नीतीश कुमार लंबे समय से आपने देखा होगा कि चुप्पी हम्म साधे हुए हैं। हम्म, नीतीश कुमार का कोई आवाज आपने नहीं सुना होगा। वो उठते हैं और सिर्फ प्रगति यात्रा पर निकल जाते हैं। जी जी लेकिन इसके साथ साथ अब जो ये बजट आ गया है और इस बजट में नीतीश कुमार के कुछ डिमांड थे, उस डिमांड पर नीतीश कुमार ने क्या कहा है, ये हम्म सबसे जरूरी है जानना। केंद्रीय बजट बिल्कुल को लेकर के उन्होंने ये बात तो जरूर कही है, हम्म जो कि उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि केंद्र की सरकार के साथ वो है। उन्होंने हम्म कहा है कि केंद्रीय बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। केंद्र हम्म सरकार का यह बजट प्रगतिशील एवं विकासोन्मुखी है, भविष्योन्मुखी है। इस बजट के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा देश के विकास की गति को और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बिहार जी बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उसमें बिहार के विकास को और गति मिलेगी। ये बातें लिखते हुए नीतीश कुमार ने लगभग अ, जो जिन चीज़ों की चर्चा की है, उसमें उन्होंने इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाए जाने, 12 लाख रुपए किए जाने तक छूट देने की बात को लेकर के काफ़ी खुशी ज़ाहिर की है। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख करने को लेकर के भी अपनी राय ज़ाहिर की है। इसके साथ-साथ उन्होंने क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 10 करोड़ किए जाने की बात की है। ये सब बातों पर उन्होंने अपनी विचार तो ज़ाहिर किए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब आप किसी गठबंधन में होते हैं, तो आपके ऑफ़िशियल बयान कुछ और होते हैं और जो आप एक्ट करते हैं, वो दोनों अलग-अलग होते हैं। अब विपक्ष क्या इस पर प्रतिक्रिया देता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वैसे भी बजट के बाद पक्ष और विपक्ष 2 जगह खड़े हो जाते हैं और दोनों एक-दूसरे को गलत ठहराते हैं। अब देखना होगा कि जो बातें कही जा रही है कि इस बजट में नीतीश कुमार को कहीं न कहीं घेरने की तैयारी है, या फिर नीतीश कुमार को आने वाले समय में ये बजट मोदी-मोदी करने वाला बजट है, ना कि नीतीश करने वाला। भले ही नीतीश कुमार ये बात कह दें कि बिहार में जब भी बात होगी तो नीतीश कुमार का नाम होगा, या 2025 फिर से नीतीश, इन सभी नारों को कहीं न कहीं इस बजट में खोजने की कोशिश सभी लोग करेंगे। लेकिन बाबा जो प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही हैं और जो संदेश देने के बारे में कहा जा रहा है कि आज जिस कलर की साड़ी उन्होंने पहनी थी और जो साड़ी पहनी थी वो मधुबनी में एक महिला के द्वारा दिया गया था उनको, तो शुरू से ही अंदाजा लगाया गया कि बिहार पर ही फोकस्ड है ये बजट। चुनाव इस साल कहाँ है सागर जी? बिहार में है वह, और कहीं है क्या? अभी तो दिल्ली में हो रहा है। हैं? दिल्ली का तो लगभग समाप्त है। हाँ हाँ, दिल्ली का समाप्त है। तो चुनाव तो सिर्फ बिहार में होने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पूरे देश भर में चुनाव सिर्फ बिहार में होने वाला है। और निश्चित रूप से साड़ी तो बिहार की ही चाहिए ना। और साड़ी ही नहीं चाहिए, सत्ता भी चाहिए। सत्ता भी चाहिए, साड़ी तो से सत्ता तक। जी, साड़ी से सत्ता तक। साड़ी का आजकल खूब चर्चा चल रहा है, आप देखे होइएगा। हम्म। आप आपके यहाँ भी एक इंटरव्यू में मैंने साड़ी का एक चर्चा सुना था। जी 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 तेजस्वी यादव, हाँ, जी। तेजस्वी यादव ये साड़ी की चर्चा हो रही थी, उन्होंने जो बातें कही थी। तो देखिए 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र किया है निर्मला सीतारमन ने, और इसके साथ साथ कई और लोगों के भी बयान आए हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ हल्का सा कर देना चाहता हूँ। देखिए चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है मैं वित्त मंत्री को मखाना बोर्ड बनाने के उल्लेख के लिए धन्यवाद देता हूं। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का उल्लेख किया गया। मेरा मानना है कि बिहार और पूरे देश की अपेक्षाओं और नए टैक्स स्लैब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह एक मजबूत बजट है। लेकिन मनोज झा ने क्या कहा? मनोज झा ने कहा गूगल करके देख लीजिए मखाना बोर्ड पहले से था या नहीं, यह एक पुरानी सामग्री है जिसकी नई पैकिंग की गई है।
अब और तेजस्वी यादव ने क्या कहा हमने आपको दिखाया ही कि वो कह रहे हैं कि विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे पर तो बात ही नहीं हुई, एक खिलवाड़ है, सौतेला व्यवहार किया गया है। रोहिणी आचार्य क्या कह रही हैं? पिछले 4 दशकों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सृजन करने वाली सरकार का चमको अंतरिम बजट भी इंडिया साइनिंग की ही तरफ भरमाने वाला है। पुराने प्रावधानों को ही ऐसे प्रस्तुत किया गया है जिससे आम आवाम को यह लगे कि अर्थव्यवस्था और आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी की बेहतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए ये प्रतिक्रियाएं हैं और बाबा ने आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कट करके बताया है कि आखिर बजट से बिहार को क्या मिला है। नीतीश को हटाकर मोदी वाले जो खेल चल रहा है और जो बातें चल रही हैं, बाबा भी लगातार आपको बता रहे हैं कि देखिए महाराष्ट्र वाले खेल की तरफ बिहार आगे बढ़ रहा है। लाख फॉर्मूले दिए जा रहे हैं नीतीश कुमार को बचाने की, नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं हो रहे उस फॉर्मूले पे। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले केंद्रीय बजट से भी यह साफ इशारा है कि जो महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला है बिहार के लिए अब वो आगे बढ़ चुका है। देखना यह होगा कि या चुनाव से पहले यह फॉर्मूला लागू होता है या फिर चुनाव के बाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।